सोनेट, हाइको और तराइले। तारुफ। उर्दू के अदबी मंजरनामे पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि हमारी बेशतर क्लासिकी शेरी असनाफ़ किसी न किसी दूसरी ज़बान से मुस्तआर हैं, लेकिन उर्दू में उनकी अपनी अलग सिनफ़ी शनाख्त भी है। कुछ असनाफ़ ने तो अरबी और फ़ारसी के ज़ेर असर उर्दू में आकर अपनी इनफरादियत का नक्श सबत किया और अपनी रवायत को मुस्तहकम किया। उसमें कई तरह के कामयाब तजर्बे भी हुए। चुनांचे हर अहद में नई शेरी असनाफ़ में तजर्बे होते रहे हैं। कुछ तजर्बे कामयाब रहे तो कुछ नाकाम भी हुए। उर्दू में जो जदीद शेरी तजर्बे हुए उनमें आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, नसरी नज़्म, सानिट, हाइको और तराइले वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इनमें से बेशतर असनाफ़ मगरिब से मुस्तआर हैं। ये अलग बात है कि उर्दू में आकर उनकी अपनी इनफरादी शनाख्त भी कायम हो चुकी है। हमारे यहाँ सिर्फ़ सिनफ़ी सतह पर तजर्बे नहीं हुए बल्कि मौजू, उसलूब और हैत के लिहाज से भी तजर्बे हुए। 19वीं सदी के निसफ़ आखिर में अव्वलन आज़ाद और हाली के यहाँ मौज़ूआत के तजर्बे हुए। उसके बाद फिर शरर, नज़्म तबातबाई और इस्माइल मेठी के यहाँ हैती तजर्बे नज़र आते हैं। बाद में मगरबी असनाफ़ से मुतासिर होकर आज़ाद नज़्म और नज़्म मुअर्रा में तजर्बे हुए और ये तजर्बे कामयाब भी रहे। लेकिन कुछ असनाफ़ ऐसी थीं जिन्हें उर्दू में बरतने की पूरी कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम साबित हुईं। उनमें सानिट, हाइको और तराइले ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन चूँकि उनकी एक तारीख़ी हैसियत है इसलिए उनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। सबक का मकसद। इस सबक में तमाम शेरी असनाफ़ पर गुफ्तगू करना मकसूद नहीं है, बल्कि सिर्फ़ 3 जदीद शेरी असनाफ़ में पहला सोनेट जो अंग्रेज़ी शायरी के ज़ेर असर उर्दू में वजूद में आई, दूसरी हाइको जो जापानी शेरी हैत है लेकिन हमारे शायरों की शनासाई इस सिनफ से भी मगरिब के तवस्सुत से ही हुई। ये जापानी शायरी एक मकबूल तरीन हैत है जो सिर्फ़ 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। हालांकि हमारे यहाँ ये हैत मुसल्लस या सुलासी की शक्ल में पहले से मौजूद है और तीसरी सिनफ तराइले की है। ये हैत भी हमारे यहाँ मगरिब से आई हुई हैतों में से एक है। ये हैत उर्दू में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुई और ना ही बहुत ज़्यादा इसका चलन रहा। यह सिनफ दरअसल फ़्रांसीसी शायरी की एक मकबूल तरीन सिनफ है, लेकिन उर्दू में यह अंग्रेज़ी के तवस्सुत से मुतारिफ़ हुई है जिसमें 8 मिसरे होते हैं। इस सबक का मकसद यही है कि इस आपको मज़कूरा तीनों असनाफ़ से रोशनास कराया जाए ताकि उन असनाफ़ की रवायात, उनके इर्तिक़ा और उनकी हैतों को जान सकें और उनके फ़नी और फ़िक्री पहलुओं से भी वाकिफ़ हो सकें। उर्दू सानिट की तारीफ़ और उसका इर्तिक़ा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे शेर व अदब में कई तरह के तजर्बे हुए, कुछ कामयाब रहे और कुछ नाकाम। उन्हीं तजर्बों में से एक तजर्बा सानिट का है। ये अतालवी लफ्ज़ सानेटो से मुश्तक़ है और सानेटो लातिनी लफ्ज़ सोनो बमाना साउंड यानी आवाज़ का इसमें तस्गीर है। फ़नी नुक्ते नज़र से ये एक अहम सिनफ़ सुख़न है जिसे हैती एतबार से मुकम्मल कहा जा सकता है। अंग्रेज़ी शायरी में ग़नाई शायरी की एक ऐसी हैत है जिसकी कदर व कीमत करीब करीब हर ज़माने में रही है। एक वक्त इस पर ऐसा भी गुज़रा है जब उसे मकबूल तरीन सिनफ़ सुख़न का दर्जा हासिल था। बहरकैफ़ मुख्तलिफ़ नाक़दीन ने सानिट की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। सैयद एहतशाम हुसैन ने सानिट की तारीफ़ दर्ज अल्फाज में की है। सानिट ग़नाई दाखिली शायरी की एक कदीम सिनफ़ सुख़न है जिसकी रवायत कदीम अतालवी शुरा तक पहुँचती है और ग़नाई शायरी की उन बुनियादी किस्मों में से है जिसकी कोई तारीख़ नहीं। सानिट 14 मिसरों की एक ऐसी नज़्म है जिसमें एक बुनियादी जज्बा या ख़याल 2 टुकड़ों में पेश किया जाता है। उसका हयाती तसव्वुर मुख्तलिफ़ अवक़ात में तब्दील भी होता रहा है, लेकिन किसी न किसी शक्ल में उसकी ये बुनियादी ख़ुसूसियत बरक़रार रही कि उसमें महज़ दाखिली जज्बा एक मुकम्मल ख़याल बनाकर पेश किया जाए और 14 मिसरों को ऐसे 2 बंदों में तकसीम किया जाए कि उसके पहले 8 मिसरों में ख़याल का फैलाव हो और बाद के 6 मिसरों में उसकी तकमील। उसके अलावा चैम्बर्स इंसाइक्लोपीडिया जिल्द 8 सफ़ा 819 पर सानिट की तारीफ़ इन अल्फाज में की गई है। सानिट एक ऐसा मुख्तसर नज़्म पारा है जो बेतबार मिजाज उमूमन ग़नाई होता है और जिसमें कोई एक संजीदा व मतीन ख़याल मुख्तलिफ़ सूरतों में पेश किया जाता है। उसके अलावा 14 मिसरों की हद मुकर्रर है
اور اس میں قوافی کی ترتیب مخصوص اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ بحوالہ اردو شاعری میں سونیٹ حنیف کیفی صفحہ 22۔ اصطلاحی معنوں میں سونیٹ 14 مصروں والی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص مزاج، لب و لہجہ اور بحر میں خاص جذبے یا احساس کی ترجمانی کی گئی ہو، نیز ترتیب و قوافی کا مخصوص نظام بھی ہو۔ حنیف کیفی نے اپنی کتاب اردو شاعری میں سونیٹ میں مختلف تعریفوں کی روشنی میں سونیٹ کے متعلق جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ بہت ہی کارآمد بھی ہیں اور مفید بھی۔ وہ نتائج درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سونیٹ اطالوی شاعری کی قدیم ترین صنف ہے اور انگریزی میں یہ اطالوی شاعری کے زیر اثر وجود پذیر ہوئی ہے۔ نمبر 2، اس نظم میں صرف 14 مصرعے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی ایک مخصوص بحر ہوتی ہے، یعنی ہر مصرع 10 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، مصروں میں قوافی کی ترتیب ایک خاص مقررہ اسکیم کے ماتحت ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس میں کسی ایک جذبے یا خیال کا اظہار کیا جاتا ہے، گو اس کے رخ مختلف ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، غنائیت اس کا مزاج ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ ساری خصوصیات سونیٹ کی ترقی یافتہ شکل سے متعلق ہیں۔ اس کے ابتدائی نمونوں میں تمام باتیں یکجا نہیں پائی جاتی تھیں، یہاں تک کہ 14 مصرعے کی قید بھی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ ابتدا میں سونیٹ کا اطلاق عموماً ہر اس چھوٹی نظم پر ہوتا تھا جس میں غنائیت موجود ہو، مگر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ وحدت خیال یا وہ شدت احساس اس کا لازمی عنصر ہے۔ اس صنف کا وجود بھی شعری و ادبی سرمایہ میں اضافے کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا وجود موسیقی کی ضروریات کے تحت ہوا تھا۔ اپنی ابتدائی شکل میں یہ صنف ساز کی ہم آہنگی کے لیے ایک مختصر سے نغمے کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھی، مگر بعد میں اس کی وابستگی موسیقی سے باقی نہ رہ سکی اور دیگر اصناف سخن کی طرح اس کی حیثیت بھی ادبی ہو کر رہ گئی۔ بہرحال اٹیلین لفظ سونیٹو سے مشتق یہ حیت انگریزی شاعری میں 3 صورتیں رکھتی ہے۔ نمبر 1، اطالوی شاعر پیٹرارک کے نام پر پیٹرار کی سونیٹ۔ نمبر 2، شیکسپیئر کے نام پر شیکسپیئری سونیٹ۔ نمبر 3، اسپینسر کے نام پر اسپینسری سونیٹ۔ ان تینوں اقسام سے متعلق بس اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ تینوں اپنی حیت اور تکنیک کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ ان تینوں میں سب سے قدیم پیٹرار کی سونیٹ ہے جو اطالوی شاعر پیٹرارک کے نام پر ہے، جس نے اسے ایک صنف سخن کی حیثیت سے ایک مستقل مقام اور معیار عطا کیا۔ اس کی سونیٹ کو کلاسیکی سونیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بعد کے تمام شعراء کے لیے ایک نمونہ فراہم کیا جس پر دوسرے شعراء نے اپنی عمارت کھڑی کی۔ مذکورہ بالا سونیٹ کی تینوں شکلوں میں کل 14 مصرعے ہوتے ہیں، لیکن ترتیب قوافی اور بندوں کی تقسیم کا نظام الگ الگ ہوتا ہے اور ان میں ایک مخصوص بحر آئمبک پینٹامیٹر استعمال کی جاتی ہے۔ سونیٹ کا ارتقاء۔ جیسا کہ ابتدائی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اردو شعر و ادب میں سونیٹ کی صنف انگریزی کے توسط سے آئی ہے، جبکہ انگریزی میں اٹلی سے آئی ہے۔ وہاں اس صنف کا بہت زیادہ رواج رہا اور ہمیشہ اس کی حیثیت ایک جداگانہ صنف کی رہی۔ اطالوی شاعر پیٹرار کی سونیٹ کے بعد اطالیہ کے ہر شعر میں سونیٹ لکھنے والوں کی نسل اس تیزی سے ابھری جیسے اردو شاعری میں غزل گویوں کی۔ بہرحال یہ صنف ہمارے یہاں انگریزی کے زیر اثر وجود میں آئی اور انگریزی کا پہلا شاعر ویاٹ 1503 سے 1542 ہے جس نے اس صنف میں طبع-آزمائی کی اور اس صنف کو بام عروج پر پہنچایا۔ ویاٹ کے بعد سرے ڈرائیڈن اور پھر شیکسپیئر نے اس طرز سخن میں کمال حاصل کیا، مگر اسپینسر اس دور میں بابائے سونیٹ کہلایا اور سر فلپ سڈنی سونیٹ کا شہزادہ، لیکن شیکسپیئر ان سب میں ایک ممتاز مقام کا مالک تھا۔ انگریزی میں سونیٹ کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہوا۔ ملٹن، ورڈسورتھ، کیٹس، براؤننگ، میتھیو آرنلڈ، سونبرن، رابرٹ بروک وغیرہ نے انگریزی سونیٹ کو فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اردو میں سونیٹ انگریزی کے توسط سے آیا، مگر اردو میں سونیٹ کی حیت اور تکنیک وہ نہیں ہے جو انگریزی میں ہے۔ مثلاً سونیٹ میں 14 مصرعے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک بحر مقرر ہے، لیکن تینوں سونیٹوں میں بند کی تعداد اور ترتیب قوافی مختلف ہوتی ہے، اسی بنا پر اسے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ مگر اردو میں سونیٹ سے کوئی ایک بحر مخصوص نہیں ہے، جبکہ انگریزی میں بحر آئمبک پینٹامیٹر مخصوص ہے۔ اردو میں سونیٹوں کے لیے بہت سی بحروں کو روا رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو حیاتی اور موضوعاتی سطح پر تجربے ہوئے وہ 19ویں صدی کے تقریباً نصف آخر کا زمانہ ہے، جس میں آزاد
और हाली ने मौज़ूआत और हैत में तजर्बे किए और उसके बाद शरर, नज़्म तबातबाई और इस्माइल मेठी के यहाँ ये तजर्बे देखने को मिलते हैं। इन हज़रात ने मौजू, उसलूब और हैत में तजर्बे करके एक नई राह दिखाई जो आने वाले शोरा के लिए मशअल राह साबित हुई। जिन दूसरी असनाफ में शोरा ने तजर्बे किए उनमें सानीट, हाइको और तराइले के अलावा आज़ाद नज़्म और मुअर्रा नज़्म ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उन शोरा का जिक्र किया जाएगा जिन्होंने सानिट में तबाज़माई की और उर्दू में उसकी रवायत को मुस्तहकम करने की भरपूर कोशिश की। ये बात बहस तलब है कि उर्दू में इस सिन्फ की ईजाद का सेहरा किस शायर के सर बांधा जाए। आम तौर से ख्याल किया गया है कि उर्दू में सानिट की बुनियाद सबसे पहले अख्तर शीरानी ने डाली, मगर हनीफ कैफ़ी की तहक़ीक़ से अंदाज़ा होता है कि अख्तर शीरानी उर्दू के पहले सानिट निगार नहीं हैं, बल्कि अव्वलियत का सेहरा काजी अहमद मियाँ अख्तर जूनागढ़ी के सर है। इस पर इस्तदलाली गुफ्तगू करते हुए हनीफ कैफ़ी लिखते हैं, कोट, अख्तर जूनागढ़ी का ये सोनेट शहर खमोशा के उन्वान से अन्नाज़िर लखनऊ नवंबर 1914 के सफ़ा 13 पर मौजूद है। उन्वान के नीचे लफ्ज़ सोनेट का तर्जमा मुसब्बा कौसैन में दिया हुआ है और ज़ैली इशारे के तौर पर मुसब्बा के लिए अंग्रेज़ी में सोनेट मिला दिया गया है। इस सोनेट के इशाअत से ये दिलचस्प हकीकत सामने आती है कि उसका ज़ुहूर उस वक्त हो चुका था जब तसद्दुक़ हुसैन खालिद 13 बरस के, अख्तर शीरानी 9 साल के और नूर मीम राशिद सिर्फ 4 साल के बच्चे थे। इस उम्र में राशिद के शेर कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खालिद और अख्तर की शेर गोई तस्लीम की जा सकती है, लेकिन सोनेट निगारी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बहरहाल अख्तर जूनागढ़ी का ये सोनेट जो झेल में दर्ज किया जाता है उर्दू का सबसे पहला सोनेट है। शहर खमोशा, क्या ही ये शहर खमोशा दिल शिकन नज़ारा है, कितनी इबरत खेज़ है ये उसकी पुरगम खामोशी। एक हसरत सी बरसती है दमे नज़ारगी, देख कर जिसको दिले मुस्तर भी पारा पारा है। खाक के तोदे पड़े हैं जा बजा इस शान से, कोई तो कब्र शिकस्ता है कोई उजड़ी हुई। सब से खुदरो कहीं है और कहीं काई जमी, हैं पड़े संगे लहद भी कालिबे बेजान से। हो के बेपरवाह हर एक रंजो मुसीबत से यहाँ, सो रहा है फ़िक्र ऐशो शादमानी छोड़कर। सब्ज़ उनकी कब्र पर है लहलहाता सोगवार, सिर्फ़ एक शबनम बहाती उन पे है अश्के रवां। आह कैसी बेकसी है खफ्तगाने खाक पर, है अजब शहर खमोशा का भी एक उजड़ा दयार। मज़कूरा वाला तफसील से ये बात साबित हो गई कि उर्दू का पहला सोनेट अख्तर जूनागढ़ी का शहर खमोशा ही है। शायराना महासिन से कता नज़र इस सोनेट की तारीख़ी अहमियत है। फ़नी और फ़िक्री सतह पर कोई ख़ास ख्याल या मज़मून नज़्म नहीं किया गया है। नीज़ ज़बान बयान में न तो कोई नुदरत है, न जज्बात व ख़यालात में कोई जिद्दत, न तफक्कुर में गहराई है और न फ़नकाराना पुख्तगी। ये एक तरह से मुब्तदियाना कोशिश है। इससे बेहतर तो तबातबाई की नज़्म गोरे गरीबा है, जो कि तर्जमा होने के बावजूद आला पाए की तख्लीकी शान रखती है। बहरहाल अख्तर जूनागढ़ी का मजमुए नज़्म लम्हात-ए अख्तर अंग्रेज़ी तर्ज की तवाज़ाद नज़मों और मंजूम तर्जुमों पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ़ रसालों में वक्तन फ़वक्तन शाये होते रहे थे। लम्हात-ए अख्तर की इशाअत के 200 साल बाद राशिद का सोनेट ज़िंदगी मंजर आम पर आया। इस तरह अख्तर जूनागढ़ी के बाद उर्दू में दूसरे सोनेट निगार राशिद वहीदी है। उन्होंने मज़कूरा सोनेट अख्तर के सोनेट से मुतासिर होकर लिखा था। उनके अलावा जिन शोरा ने इस सिन्फ को आगे बढ़ाया उनमें रोशन लाल, नईम, अबुल शमीम आतिफ़, अज़हर अमृतसरी, आज़ाद अंसारी, हसन लतीफ़ी वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं जिन्होंने इब्तदाई सोनेट लिखे। उनके यहाँ सोनेट के इब्तदाई नमूने मिलते हैं, जबकि 1935 से 1946 तक का वो ज़माना है जिसमें उर्दू सोनेट अपने इर्तिकाई मराहिल तय कर चुकी थी। उस अहद में जिन शायरों ने इस सिन्फ को फ़रोग़ दिया उनमें अख्तर शीरानी, नूर मीम राशिद, शाइख वारसी बरेलवी, ओम प्रकाश ओज बरेलवी वग़ैरह ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उन्हीं के दौर को उर्दू सोनेट का दौर शबाब कहा गया है। उर्दू सोनेट निगारी में अख्तर शीरानी वाहिद शायर हैं जिन्होंने आखिर उम्र तक सोनेट लिखा, लेकिन उनकी दीगर शायरी के मुकाबले में सोनेट की तादाद बहुत कम है। उनके कुल्लियात में कुल 30 सोनेट मिलते हैं और हनीफ कैफ़ी की तहक़ीक़ के मुताबिक अख्तर शीरानी के इब्तदाई 9 सोनेट 4 नए सोनेटों और जदीद तर्ज की दीगर नज़मों के साथ एक मजमुआ शेरिस्तान मतबूआ 1941 की शक्ल में शाये हुए। बाद में शेरिस्तान के 8 सोनेट अख्तरिस्तान में माँ 2 दीगर सोनेटों के और 5 सोनेट माँ 4 दीगर सोनेटों के लाला तूर में शाये हुए।
उसी ज़माने में 1941 में ही नूर मीम राशिद की मावरा मंजर आम पर आई, जिसमें आज़ाद नज़मों के साथ 7 सॉनेट भी शामिल हैं, जिनके उन्वान इस तरह हैं: इंसान, ख्वाब की बस्ती, सितारे, बादल, फितरत और अहद नौ का इंसान। रिफ़ात राशिद की मावरा के एक साल बाद 1942 में बरेली के गैर मारूफ शायर शाइक वारसी के सॉनेटों को मजमुआ नगमात के नाम से मंजर आम पर आया। उसी मजमूए के सॉनेटों को 3 उन्वानात में तकसीम किया गया। नंबर 1 मुशाहिदात, उसमें 16 सॉनेट शामिल हैं। नंबर 2 वारदात, उसमें 31 सॉनेट शामिल हैं। नंबर 3 अखलाकियात, उसमें 5 सॉनेट शामिल हैं। इनके सॉनेट के मुताले से उस अहद के रवैये, रुझान और मिजाज को समझा जा सकता है। मज़कूरा शोरा के अलावा जिन दीगर शोरा ने इस रवायत को आगे बढ़ाने में नुमायाँ रोल अदा किया, उनमें अहमद नदीम कासमी, अख्तर होशियारपुरी, तुफ़ैल होशियारपुरी, ताबिश सिद्दीकी, मनोहर लाल हादी, नजमा तसद्दुक़ वगैरह शामिल हैं। यही वो ज़माना है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हुआ, लेकिन इस सिन्फ़ ने हमारी दूसरी शेरी असनाफ़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं किया। ज़बान का जायका और चाशनी बदलने के लिए इस सिन्फ़ में तवाज़माई की गई, लेकिन बहुत दूर तक इस सिन्फ़ का साथ कोई न दे सका, इसलिए अपने ज़वाल की तरफ माइल हो गई। उर्दू सॉनेट पर ज़वाल का दौर 1947 के बाद शुरू हुआ। बकौल हनीफ़ कैफ़ी कोट 1947 से आज तक की मुद्दत में कुछ शोरा अपनी जौदत तबाह के इजहार के लिए कभी कभी सॉनेट लिखते रहे हैं और अब भी लिख रहे हैं, लेकिन अख्तर शिरानी के आखिरी अय्याम के साथ उर्दू सॉनेट की मकबूलियत के दिन पूरे हो गए। इस सूरत हाल के पेश नज़र ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि सॉनेट अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। हाइको और तराइले का इजमाली तारुफ़। जैसा कि पहले ज़ैली उन्वान में अंग्रेज़ी के तवस्सुत से उर्दू में आई हुई एक जदीद सिन्फ़ सॉनेट थी, जो कि अगरचे अतालवी सिन्फ़ थी, लेकिन उर्दू में ये अंग्रेज़ी के ज़रिए ही दाखिल हुई। सॉनेट की तरह दूसरी जदीद सिन्फ़ हाइको या हाकू है, लेकिन ये मगरबी सिन्फ़ नहीं बल्कि एक जापानी सिन्फ़ है, मगर इससे भी हमारी शनासाई मगरिब के तवस्सुत से ही हुई। ये दरअसल जापान की मकबूल तरीन सिन्फ़ थी और बेशतर जापानी शोरा ने इस सिन्फ़ में तबाज़माई की। इसकी मकबूलियत की सबसे अहम वजह इसका इख्तसार है। ये इख्तसार मौजू और हैत दोनों में है। चूँकि जापानी बकामत कोहतर बकीमत बेहतर के कायल हैं, इसलिए उनके यहाँ तवालत नापसंद की जाती है। इख्तसार चूँकि उसकी शरिस्त में शामिल है, इसलिए इस सिन्फ़ में इख्तसार का होना ऐन फितरी है। इस सिन्फ़ की एक अहम खसूसियत ये भी है कि उसका मौजू फितरी मनाजिर हैं और उन्हीं मनाजिर से अपने फ़िक्र व ख़याल की दुनिया आबाद करते हैं, फिर उन्हीं शायरी का जामा पहनाते हैं। उन्वान चिश्ती ने अपनी किताब उर्दू शायरी में हैत के तजर्बे में जापानी हैतों के मुतालिक लिखा है, कोट: जापानी असनाफ़ सुखन मखसूस किस्म का तहजीबी पस मंज़र, फ़ितरत और मज़ाहिर फ़ितरत का लम्स नीज़ ईजाज़ व इशारियत का नाकाबिल तस्ख़ीर हुस्न रखती हैं और हैत के नुक्ते नज़र से आहंग और अरकान का जो निज़ाम रखती हैं वो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों के उसूल अरकान व आहंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्हीं दिक्कतों की वजह से इंग्लैंड, फ़्रांस, इटली और जर्मनी में जापानी असनाफ़ सुखन के तराजिम और हैतों के तजर्बात बराबर ना हो सके। उर्दू में भी दूसरी जंग अज़ीम के बाद चीनी और जापानी नज़मों की तरफ तवज्जो की गई। ऐज़न सफ़ा 237। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिन जापानी नज़मों की तरफ तवज्जो की गई उनमें हाइको सबसे अहम है। ये जापानी शायरी की मकबूल तरीन और मुख्तसर तरीन हैत है, जो सिर्फ़ 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। पहले मिसरे में 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 सौती आहंग होते हैं, यानी पूरी नज़्म 17 सौती आहंगों पर मुश्तमिल होती है। पहला और तीसरा मिसरा बराबर और दूसरा या दरमियान का मिसरा बक़दर सौती आहंग उनसे बड़ा होता है। गोया हाइको हैत और मौजू दोनों के एतबार से ख़ास शराइत की पाबंद है। वो ये कि उसमें किसी ख़याल या किसी लफ्ज़ को मरकज़ियत हासिल होती है जो इंसानी जहन व दिमाग को उसके माने के मुमकिनात की तरफ मुतवज्जे करता है। उसके मौज़ूआत में मनाज़िर फ़ितरत और मनाज़िर क़ुदरत के अलावा हिजर व विसाल, मौसम और इंसानी दर्द व दाग व जुस्तजू व आरज़ू सभी शामिल हैं। ये सारी मौज़ूआत उर्दू शायरी का ख़ासा रहे हैं। हमारे शोरा ने उन मौज़ूआत को अपनी शायरी में बरता है, इसलिए उर्दू शोरा के लिए हाइको के मौज़ूआत असल मसला नहीं थे, बल्कि असल मसला उसकी हैत का था, जो उर्दू शोरा के लिए सद्दे-राह साबित हुई। अलबत्ता अगर किसी तरह कोशिश की जाए तो उसका सौती आहंग उर्दू में पहरे मुतकारिब के इन अरकान के मुताबिक किया जा सकता है: फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ा, फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ा, फ़ेलुन फ़ेलुन फ़ा।
मज़कूरा औज़ान के मुताबिक अगर हाइको कहा जाए तो मुमकिन है बाज़ वो शुअरा जिन्हें इल्म उरूज़ पर अबूर हासिल है वो कामयाब हो जाएं, मगर ये शायरी दरअसल शायरी न रहकर महज एक तरह की कारीगरी होगी जिसमें कि फ़नी और फ़िक्री सतह बहुत बुलंद नहीं होगी। अलबत्ता वो आला शायरी का नमूना कहलाने का मुस्तहिक नहीं होगी। बहुत सारे उर्दू शुअरा ने इस मैदान में तबाज़माई तो की, लेकिन वो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। चुनांचे उन्होंने अपने आप को जापानी उसूल शायरी से निराब करते हुए अपनी पसंद के मौजू और अरकान में हाइको कहे, लेकिन 3 मिसरों की पाबंदी सभी शुअरा ने की। बाकी उरूज़ी और हैती निज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया गया। वजह यह है कि जापानी और उर्दू हाइको में 3 मिसरे की तादाद के अलावा कोई चीज़ कदर मुश्तरक नहीं है। जापानी हाइको में मिसरों की तादाद 3 होती है, 5, 7, 5 अरकान होते हैं, जबकि उर्दू में तीनों मिसरे मसावी अरकान पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। जापानी हाइको में जापानी तहज़ीब का पस मंज़र बतौर ख़ास होता है, जबकि उर्दू हाइको किसी दाखिली बंदिश से आज़ाद होते हैं। इस तरह उर्दू में जो गैर मुल्की शेरी असनाफ़ आईं तो कहीं उन्हें मिनोअन तस्लीम कर लिया गया तो कहीं उसमें तरमीम व तनसीख की गई, और फिर उन हयतों को अपनी ज़बान की साख्त, उरूज़ और मौसीकी के उसूलों में ढाल लिया गया। ये सिन्फ़ उर्दू में जिस तेज़ी से दाखिल हुई थी उसी तेज़ी से रुखसत भी हो गई। जिन शुअरा ने इस सिन्फ़ में अपनी खल्लाकाना ज़हनियत और उस्ताद तबा का मुज़ाहरा किया उनमें अब्दुल अज़ीज़ खालिद, शानुल हक हक्की, डॉक्टर परवेज़ परवाज़, अदा जाफ़री, कासिम पीरज़ादा, ताबिश दहलवी, मोहम्मद अमीन, सरशार सिद्दीकी, हिमायत अली शायर, मोहसिन भोपाली, सहर अंसारी, बशीर सैफ़ी, हसन अकबर कमाल, इकबाल हैदर, शाहिदा हसन, सैयद हैदर गुरदेज़ी वगैरह, जिन्होंने उर्दू में उसकी रवायत को आगे बढ़ाया। मज़कूरा शुअरा में जवां साल और उम्र रसीदा दोनों शामिल हैं, जिन्होंने हाइको लिखे और उर्दू में उसे मकबूल ख़ास व आम करने में नुमाया किरदार अदा किया। चंद अहम शुअरा के कुछ अहम हाइको मुलाहिज़ा कीजिए। क्या आँखें क्या दिल, एक हैरानी की शब है, उम्र भर का हासिल, ख्वाजा रज़ी हैदर। बहती है एक रो, खिड़की से लहराती है, उन हाथों की लो, सलीम कौसर। पानी का झरना, ढूंढो तो मिल जाएगा, प्यासे मत मरना, इकबाल हैदर। अजीब सी ये रात है, गुज़र रही है और उसके दोष पर जनाज़े हयात है, हिमायत अली शायर। रेत सी बरसती है, एक बूंद पानी को बारिशों के मौसम में आँख क्यों तरसती है, अदा जाफ़री। तराइले बाज़ दूसरी शेरी असनाफ मसलन आज़ाद, नज़्म मुअर्रा, सानी, हाइको वगैरह जिस तरह दूसरी ज़बान अदब से मुस्तार हैं, ठीक उसी तरह तराइले भी एक मुस्तार सिन्फ़ सुखन है। ये फ़्रांसीसी शेर अदब की मकबूल तरीन असनाफ में से एक है। उर्दू में ये सिन्फ़ बराह रास्त फ़्रांस से नहीं आई, बल्कि सानिट और हाइको की तरह ये भी अंग्रेज़ी के ज़रिया मुतारफ़ हुई, लेकिन उर्दू में अवाम व ख़वास के माबैन उसे कबूलियत का दर्जा नहीं मिला। उर्दू शुअरा का रुझान इस सिन्फ़ की तरफ बहुत कम हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा नज़में दस्तयाब नहीं है। तराइले दरअसल एक तरह का बंद है और उसका सही नाम ट्राइलेट है। इसमें 8 मिसरे होते हैं, लेकिन हर मिसरे में काफ़िया नहीं बरता जाता, बल्कि 8 मिसरों में से सिर्फ़ 2 में काफ़िया बरता जाता है, इसलिए उसके कवाफ़ी में तनव्वु नहीं होता। उनके कवाफ़ी की तरतीब इस तरह होती है: अलिफ बे, अलिफ 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 बे, अलिफ बे। इसमें पहला मिसरा 3 बार और दूसरा मिसरा 2 बार दोहराया जाता है, यानी पहला, चौथा और 7वां मिसरा एक ही होता है और दूसरे मिसरे को 8वां मिसरा बना दिया जाता है। मिसाल के लिए ये तराइले मुलाहिज़ा कीजिए। ये तुम्हारी कोख से जन्मा नहीं है, इससे अपना क्या कोई रिश्ता नहीं है, ये हमारे हाथ का लिखा नहीं है, ये तुम्हारी कोख से जन्मा नहीं है, उसका होना फिर भी क्या होना नहीं है, उसकी माँ बेशक कोई सीता नहीं है, ये तुम्हारी कोख से जन्मा नहीं है, उससे अपना क्या कोई रिश्ता नहीं है, रऊफ़ खैर। इस तरह तराइले में सिर्फ 5 मिसरों को तरतीब देकर 8 बना दिया जाता है। उसकी तकनीक ये है कि पहले मिसरे को चौथे और 7वें की जगह और दूसरे मिसरे को 8वें मिसरे की जगह दोहराया जाता है। तराइले की कामयाबी और नाकामी के हवाले से उन्वान चिश्ती लिखते हैं, कोट, तराइले की कामयाबी का मेयार ये है कि जिन मिसरों की तकरार हो वो फजूल मालूम ना हो, बल्कि उस जगह रखे जाने के लिए नागुज़ीर हों और ख़याल और जज्बे के ज़ोर, दबाव और इर्तिकाज़ की पूरी तरह तरसील करते हों। ख़याल की वहदत और मिसरों के रब्त कामिल नीज़ दोहराए जाने वाले मिसरों की नागुज़ीरियत पर तराइले के फ़न की कामयाबी का इन्हिसार है। अनकोट।
इस हैत में उर्दू के बहुत कम शोरा ने तब आजमाई की, इसलिए उर्दू का सबसे पहला तराइले निगार अता मोहम्मद खां शोला मरहूम को बताया गया है, क्योंकि उन्होंने तराइले की हैत पर इजहार ख्याल करते हुए माहनामा शायर मुंबई के एक मजमून में लिखा है, कोट, मेरा ख्याल है कि उर्दू शायरी में इस सिनफ़ सुखन में मैंने ही पहली बार तब आजमाई अब से 20 साल कबल की थी। माहनामा शायर मुंबई, नवंबर 1966। इस तरह उनकी कही हुई बात को तस्लीम करके उन्हें इस सिनफ का पहला शायर तस्लीम कर लिया गया है। चुनांचे अता मोहम्मद शोला के बाद इसी सिनफ में जिन दूसरे शोरा ने तब आजमाई की उनमें नरेश कुमार शाद अहम हैं। उन्होंने उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। शाद के अलावा फरहत कैफ़ी का नाम भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इस सिनफ में उनका एक मजमूए कलाम पत्ता पत्ता बूटा बूटा के नाम से शाये हो चुका है। इन शोरा के अलावा बाज़ दूसरे शोरा ने भी तराइले लिखे, मगर उर्दू में इस सिनफ को मकबूलियत हासिल नहीं हुई। उन्वान चिश्ती के लफ्ज़ों में कि ये हैत मिजाजन उर्दू की कदीम उरूज़ी और मुकफ़ा शायरी की तरह सख्त हैती उसूलों की पाबंद है। यही पाबंदी उसकी मकबूलियत की राह में संग गिरा बनी हुई है। अता मोहम्मद शोला का एक तराइले बनुआने ज़िंदगी मुलाहिज़ा कीजिए। आगे सोचें तो महो महर की उम्रों से तवील, पीछे देखें तो हो एक पल का तमाशा जैसे, है खड़ी बीच में एक उम्र गुरेज़ा की फसील। आगे सोचें तो महो महर की उम्रों से तवील, प्यार करने को तड़प उठें कभी इतनी जमील, माहिर फ़न ने कोई बुत हो तराशा जैसे। आगे सोचें तो महो महर की उम्रों से तवील, पीछे देखें तो हो एक पल का तमाशा जैसे।